शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम चीन टपा डम डम। दोस्तों, मैं हूँ सीए महेश लामकाने और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का सीए फाइनल ऑडिट के इस फास्ट ट्रैक बैच में। तो दोस्तों, सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं एक नाम से। वो नाम क्या है? वो नाम है ऑडिट। दोस्तों, ऑडिट को समझने से पहले ना एक बात बताओ, कि आपको अकाउंटेंसी पता है? वो डेफिनेशन वगैरह छोड़ दो। अकाउंटेंसी आसान भाषा में होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। अभी यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे सवाल आता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि जहाँ जहाँ पे भी पैसों की बात आती है, पैसा पैसा, तो जहाँ पे भी पैसे की बात आती है वहाँ पे वर्ड आता है फाइनेंशियल। जैसे कि पैसे का बजट करना है तो फाइनेंशियल बजट, पैसे का मैनेजमेंट करना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब पैसे की इंफॉर्मेशन की बात आती है, अमाउंट की बात आती है, अमाउंट इन रुपीज़, आपको याद आया? अमाउंट इन रुपीज़ की बात आती है तो वो जो बात आती है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आसान भाषा में अभी आप इतना समझो कि जहाँ पे भी रुपीज़ अमाउंट ये बात आती है वो होता है तुम्हारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जहाँ पे भी जिस पेपर पे रिपोर्ट पे रिकॉर्ड होती है ना, वो होता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है और एक पेजेस पे ऐसे नोट डाउन करके उसका रिपोर्ट बनाया जाता है, उसका बुक बनाया जाता है। जो भी हो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, और उसी को चेक करना है, ये है तुम्हारा ऑडिट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना यानी तुम्हारा ऑडिट होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि एक सीए फर्म में ना, सीए फर्म में क्या क्या काम होते हैं। दोस्तों, ये जो ऑडिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सीए क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और वो भी प्रैक्टिस में, फुल टाइम इन प्रैक्टिस में जो भी है ना, वो सीए ही एक ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर रिपोर्ट दे सकता है। तो एक सीए ही ऑडिट का काम कर सकता है। लेकिन सीए और क्या क्या काम करता है? क्या दोस्तों, आपने कभी रिव्यू का नाम सुना है क्या? एक नाम आता है रिव्यू का, और एक नाम आता है, कॉम्पिलेशन का, ठीक है। कॉम्पिलेशन बोलो या फिर कंपाइलेशन बोलो, आपकी मर्जी है। कॉम्पिलेशन, कंपाइलेशन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों, ये जो तीन है ना, ऑडिट, रिव्यू एंड कॉम्पिलेशन, ये है ना, ये तीन भाई है। तीन भाई तीनों तबाही, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि ये ऑडिट, रिव्यू एंड कॉम्पिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। इसको अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे, डिटेल में जाके बाद में हम सब चीज़ें अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ऑडिट, रिव्यू एंड कॉम्पिलेशन में सबसे पहले एक बात समझो कि ये है ना, थोड़ी थोड़ी सिमिलर चीज़ें हैं। ये तीन भाई है, और ये तीन भाई कैसे है वो उसको हम अभी समझते हैं, ठीक है। देखो, ऑडिट में हमने बोला कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, और ये जो ऑडिट में जब हम चेक करते हैं ना, तब हम घुस घुस के चेक करते हैं, एकदम डिटेल में इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल बुक्स का। और वह तब जाके हम एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आते हैं, और वहाँ पे हम एक रिपोर्ट इशू करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हम बताते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मतलब जैसे होने चाहिए वैसे ही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे जब सीए एक ऑडिट रिपोर्ट में एक बात लिख के दे रहा है, उसको क्या हम बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एश्योरेंस दे रहा है, एक एश्योरेंस देता है। और जब ऑडिट की बात हो रही है तो वहाँ पे ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस आता है? एक रीजनेबल एश्योरेंस की बात हो रही है, रीजनेबल एश्योरेंस की बात हो रही है। जब एक ऑडिट की बात होती है तो ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या चीज़ है? रीजनेबल एश्योरेंस मतलब लेस देन 100% एश्योरेंस। ये लेस देन 100% मतलब 10% का नहीं, लेस देन 100% बट नियर टू 100%। मतलब गारंटी नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। क्यों सर? अगर इन डेप्थ में चेक किया है तो गारंटी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि देखो, तुमको आगे जाके एक बात समझ में आएगी कि ऑडिट के कुछ इनहरेंट लिमिटेशन होते हैं जिसको सीए इलिमिनेट नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से उसका चेकिंग कम होगा, उसके पास टाइम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसकी वजह से वो पूरा पूरा एकदम एग्जैक्टली चेकिंग नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें उसको सैम्पलिंग बेसिस पे वगैरह चेक करनी होती है। तो यहाँ पे इनहरेंट लिमिटेशन आता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उस वजह से ना रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब लेस देन 100% बट
नियर 100%, क्लोज टू 100%, 80% हो सकता है, 75, बट इसको है ना ऐसे अकाउंटिंग में मेजर ऐसे अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते, इसको एक नंबर में मेजर नहीं कर सकते कि कितना परसेंट है, ठीक है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये रीजनेबल मतलब हाई एश्योरेंस होता है ना, लगभग 100% के पास जाता है, तो ये जो है ना ये हाई हाई एश्योरेंस होता है, एक बहुत ज़्यादा लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इन डेप्थ एग्जामिनेशन किया है बुक्स का, एकदम घुस घुस के बुक्स को चेक किया है। ये जो रिव्यू वाली बात आती है ना दोस्तों, ये बिल्कुल ऑडिट के जैसी आती है, एकदम सेम टू सेम जुड़वा भाई आता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है। यहाँ पे जो हम एश्योरेंस देते हैं ना, यहाँ पे जो एश्योरेंस देते हैं ना, वो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते, यहाँ पे एश्योरेंस देते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस में क्या फ़र्क है? लिमिटेड एश्योरेंस है ना, ये हाई एश्योरेंस नहीं है, ये मॉडरेट एश्योरेंस है, मतलब लगभग 50% के आसपास पकड़ लीजिए, 50%, 35% इसके आसपास। मतलब यहाँ पे मॉडरेट एश्योरेंस क्यों आता है? क्योंकि है ना यहाँ पे हम है ना हम इन डेप्थ में एग्जामिनेशन नहीं करते हैं बुक्स का, यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बुक्स चेक करते हैं। जी हाँ, ऊपर ऊपर से बुक्स चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू की बात आती है, जहाँ पे हम एक मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे हम सिर्फ 2-3 प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे ऑडिट के, जैसे कि इंक्वायरी हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि क्या चीज़ें दिखने में ठीक ठाक दिख रही है, क्या तुमको प्राइमा फेसी दिख के कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो है ना, यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, हम ये बताएंगे कि हमने जो चेक किया है, जो थोड़ा बहुत हमने जो देखा है, उस हिसाब से है ना इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हमको दिखाई नहीं देती है। ये एंगेजमेंट में क्यों जाते हैं, ये रिव्यू क्यों करते हैं? देखो, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल से मार्च तक। अगर दिसंबर में कोई बैंक आता है और कोई कंपनी बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन दे दो, और बैंक को अभी क्या चाहिए, अभी बैंक को चाहिए कि देख मार्च के एंड तक तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, तो हमको उस पर भरोसा है। लेकिन अब तुम दिसंबर में आ चुके हो, तो अभी दिसंबर में आ चुके हो, तो अभी 9 महीना ना बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। तो हम है ना अभी करंट सिचुएशन को, तुम्हारी कंपनी के करंट सिचुएशन को जानना चाहते हैं। अब ये जो करंट सिचुएशन को जानेंगे ना, तो करंट सिचुएशन में उनको कैसे समझेगा? ऑडिट तो नहीं होगा, ऑडिट तो फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च के बाद होगा। तो अभी के लिए क्या करेंगे, वो बोलते कि ठीक है, अभी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ 9 महीने के, और उसके ऊपर ना सीए से रिव्यू करवा के ले लो। तो सीए जो है ना, सीए का रिपोर्ट देगा कि इसमें ना मेजर गड़बड़ नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना मोटा मोटी मैच करेंगे, ठीक है, और इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो इस वजह से रिव्यू होता है जब तुम्हारा ज़्यादातर बार लेस देन फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियम फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6 मंथली होगा, सेमी एनुअली बोलते हैं उसको, या फिर क्वार्टरली होगा। तो ये जो इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए है ना, उसके लिए रिव्यू किया जाता है। कभी कभी ये फुल फाइनेंशियल के लिए भी रिव्यू किया जाता है, हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी जो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है ना, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट कुछ नहीं है, तुम जो बुक्स को कंपाइल करते हो ना, वो होता है तुम्हारा कंपाइलेशन। तो ये जो कॉम्पिलेशन या कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ना, ये वही है। तो तुम यहाँ पे है ना सिर्फ है ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देगा और तुम उसके ऊपर बुक्स बना के दोगे, इसमें तुम्हारा कुछ चेकिंग नहीं होता है। तो इसमें तुम्हारा एश्योरेंस कुछ नहीं होता है, तुम इसमें कुछ लिख के नहीं देते हो कि ये बुक सही है या इस बुक्स में गड़बड़ है। तुम सिर्फ एफआरएफ के हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब एएस हुआ तुम्हारा, इंडियस हुआ, इसके हिसाब से तुम सिर्फ बुक्स बना के देते हो, जो भी इंफॉर्मेशन तुमको मैनेजमेंट देता है। तो इसमें जो एश्योरेंस जाता है ना, इसमें नो एश्योरेंस या फिर लो एश्योरेंस जाता है। मतलब ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन इसमें कुछ एश्योरेंस जाता नहीं है, इसमें है ना सिर्फ हम बुक्स बना के देते हैं। तो ये एश्योरेंस कैसे होता है? देखो, एश्योरेंस है ना, ये तुम मतलब एज अ सीए तुम एक रिपोर्ट देते हो ना, तो वो एश्योरेंस का लेवल कैसे डिफाइन किया जाएगा? जो सामने वाला पार्टी है ना, वो उस पर कितना लेवल तक, कितने एक्सटेंड तक भरोसा करना चाहिए ना, वो तुम्हारा एश्योरेंस, वो तुम्हारी तरफ से एश्योरेंस है। मतलब जैसे कि अगर ऑडिट होता है ना, तुम रीजनेबल मतलब हाई लेवल का एश्योरेंस देते हैं ना, तो उसको है ना ज़्यादा भरोसा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। रिव्यू पे है ना तुम्हें ना थोड़ा लिमिटेड एश्योरेंस देता है, तो जो बैंक जब उसको देखेगी, तो बैंक को भी वो लिमिटेड रिलायबिलिटी रहेगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे
लिमिटेड भरोसा करेगी, वो ऐसा पूरा भरोसा करके पूरा फिक्स नहीं मानेगी, उसको समझेगा कि ये रिव्यू किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अभी कंपाइलेशन है ना, उसको समझ जाएगा कि ये कंपाइलेशन अगर एंगेजमेंट है तो इसमें सिर्फ सीए ने बनाया है, इसमें सीए ने कुछ चेक नहीं किया है। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने सीए को दिया है ना, उस इंफॉर्मेशन पे सीए ने सिर्फ उसको कंपाइल किया है एक फ्रेमवर्क के हिसाब से, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी है उसको सिर्फ बनाया है, उस पर कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। ठीक है, ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्यों होता है? जैसे कि मान लो एक मैनेजमेंट है ना, उसको अपने प्रीमियम बिजनेस पे फोकस करना है, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। क्योंकि अगर मैनेजमेंट हमारे पास आता है, सीए के पास, वो बोलता है ऑडिट करो और हमारे बुक्स भी बनाओ, तो हम क्या बोलेंगे? बुक्स हम नहीं बनाएंगे। क्यों भैया? इंडिपेंडेंस अफेक्ट होता है और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, वो भी फ्रेमवर्क के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करेगा वो मैनेजमेंट है ना, दूसरे सीए नंबर 2 के पास जाएगा और बोलेगा देख भाई, मेरे को है ना मेरे बिजनेस पे फोकस करने दे, तू मुझे ना बुक्स बनाने में हेल्प कर। तो दूसरा सीए नंबर 2 है ना, वो क्या करेगा? मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन लेगा, बुक्स बनाएगा, मैनेजमेंट को देगा और मैनेजमेंट फिर हमको देगा, ले भाई तेरे बुक्स आ गए, तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है, अब तू क्या कर, अब तू जाके चेकिंग कर, तू अब जाके ऑडिट कर। या फिर ऐसे होता है कि बहुत बार है ना, बहुत बार कैसे होता है, तुम्हारा नॉर्मल आईटीआर होता है, तो बिजनेस का आईटीआर तुम जब भरते हो ना, तब बिजनेस के आईटीआर में तुमको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के तुम देते हो उसको क्लाइंट को, वो क्लाइंट बैंक में जाके सबमिट करता है। अब वहाँ पे बैंक को पता होता है कि ये जो है ना ऑडिट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये जो है ना एक कंपाइलेशन है, मतलब इन्होंने ऐसे ही बना दिया है, क्लाइंट ने जो जो इन्फॉर्मेशन दे दी है उसके हिसाब से सीए ने वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनाया है। तो ये जो एंगेजमेंट होता है ना, वो होता है तुम्हारा कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, अब ये जो ना, ये जो 3 भाई है ना, एक्चुअली 3 नहीं है, इनका और एक छोटा भाई है, इनका और एक छोटा भाई है, इनका इसका नाम है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या है ना, उसको समझते हैं ठीक से। अभी समझो कि ये जो तुम्हारा एफएस आता है ना, ये जो तुम्हारा एफएस आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं ना, ये तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, ये देखो। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में तुम क्या बनाते हो? उसके साथ में तुम बनाते हो बैलेंस शीट। ठीक है, उसके साथ तुम बनाते हो कैश फ्लो। ठीक है, तुमने बैलेंस शीट बनाया, उसके साथ तुमने बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उसके साथ तुमने बनाया क्या? तुमने नोट्स बनाए और साथ में तुमने शेड्यूल चेंजेस इन इक्विटी वगैरह भी बना दिया। ठीक है, अब इसमें से कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो, एक कैश फ्लो को हम क्या बोलते हैं पता है क्या? सिंगल एफएस। मतलब एक पार्ट है ना, एफएस का एक पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगल एफएस। देखो एफएस भी यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, अब देखो ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। ये बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में तुमको पता है लायबिलिटीज़ होती है और उसके साथ में एसेट्स होती है। ठीक है, अभी समझो एसेट का एक पार्ट हमने उठाया, जैसे कि हमने उठाया इन्वेंट्री, या फिर हम डेटर्स उठाया, हमने इन्वेंट्री उठाया या फिर डेटर्स उठाया, और साथ में लायबिलिटी का एक पार्ट उठाते हैं क्रेडिटर्स। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ एफएस या फिर आइटम ऑफ एफएस। देखो एफएस के भी आइटम है। ठीक है, आइटम ऑफ एफएस, एफएस का आइटम है या एफएस के आइटम है। ठीक है, जो भी है, तो ये जो चीज़ें है ना, ये जब इन्वेंट्री या डेटर्स या क्रेडिटर्स का जब तुमको, या फिर ऐसे किसी और आइटम का, एलिमेंट ऑफ एफएस का जब तुमको स्पेसिफिक चेकिंग करना है ना, और उसके लिए तुम मैनेजमेंट के साथ एग्री करते हो ना, तब वो क्या होता है? वो तुम्हारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होता है। देखो यहाँ पे ऑडिट नहीं हो रहा है, ना ही रिव्यू हो रहा है, ना ही तुम एफएस बना के दे रहे हो, ना ही कॉम्पिलेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे सिर्फ हम एक आइटम को, एलिमेंट ऑफ एफएस को पकड़ रहे हैं और
को जाके ही उसको उसके ऊपर हम एश्योरेंस का रिपोर्ट दे रहे हैं, या फिर हम वहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं, एक एग्रीड प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट आता है ना, वो आता है तुम्हारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट। ठीक है सर, ये कब होता है? जैसे कि मान लो बैंक में सीसी होता है। सीसी क्या है? कैश क्रेडिट। जब सीसी होता है ना, वो तुम्हारे वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, बैंक का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो क्या करेंगे, तुम्हारा स्टॉक पकड़ेंगे, उसमें डेटर्स ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर वो 80%, 75 मतलब 25 का मार्जिन रख के वो उसके ऊपर देते हैं। अब जब बैंक को भरोसा चाहिए कि ये जो अमाउंट मेरे पास आई है कंपनी से, कि इसके पास इतना इन्वेंट्री है, इसके पास इतने डेटर्स है, इसके पास इतने क्रेडिटर्स है, वो मुझे चेक करके चाहिए, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगी, एक सीए से वो चेक करवा के लेगी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करके लेगी। ठीक है, अभी ये सब में ना एक चीज़ कॉमन तुमने देखी रहेंगे कि यहाँ पे एक एश्योरेंस जाता है ना, तो ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो सीए के ना, सीए का नाम जहाँ भी आता है तो सामने वाले लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो वो जो एश्योरेंस एंगेजमेंट देता है। अभी ये सब बातें तो ना पास्ट की बातें हो जाती है। जैसे कि ऑडिट होता है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बारे में होता है, रिव्यू भी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, कॉम्पिलेशन भी तुम वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाते हो जो पास्ट में हो चुकी है। यहाँ पे ना क्या फ्यूचर के बारे में कुछ बात करने आया यहाँ पे कोई? क्या फ्यूचर के बारे में भी, क्या फ्यूचर वाला एफएस भी हो सकता है क्या? जैसे कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं क्या कि आगे जाके ये एफएस कैसे दिखेगा, आगे जाके तुम सीए बनने के बाद तुम सामने देख सकते हो क्या, तुम सीए बनने के बाद कैसे दिखोगे, तुम सीए बनने के बाद क्या क्या करोगे, इमेजिन तो कर सकते हो ना। वैसे ही ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इमेजिन किया जा सकता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रीवियस से होते आए हैं, इस बेसिस पे हम आगे जाके इसको भी एक बना सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि अगले साल जाके ऐसा दिखेगा। पर ऐसा ही होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। जैसे हम बजट बनाते हैं ना, वैसे ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम फ्यूचर के लिए। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा जाता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा जाता है क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसको? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारा फ्यूचर में जाके हम ऐसा एफएस बना देंगे कि ये एफएस ट्रेंड के हिसाब से कैसे चल रहा है। देखो, हम कोई ज्योतिष वगैरह नहीं है कि हम बताएंगे कि आगे जाके कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा, इतना सेल्स होगा, इस पे साइन करना है, इस पे क्या कौन सा रिपोर्ट देना है, वो तो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन समझो एक एफएस बन तो सकता है ना ऐसा। कैसा बन सकता है? देखो, जैसे कि हमने देखा है कि लास्ट के 3-4 साल से ना कंपनी 10% कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती आई है, और अभी करंटली ना कंपनी का रेवेन्यू 1 CR का है। तो हम क्या करेंगे, अभी करंट ईयर में 1 CR है ना, तो नेक्स्ट ईयर में 1.1 CR होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में 1.21 CR होगा। तो ऐसे करके हम 10% ऐड करके हम बना सकते हैं कि हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि आगे जाके ये चीज़ें होएगी, ऐसा ऐसा रेवेन्यू आएगा, ऐसे ऐसे एक्सपेंस बढ़ेंगे, ऐसा ऐसा प्रॉफिट दिख सकता है। ये जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ आती है जो लगभग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जैसी ही आती है, बट उसका नाम है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो, जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं ना, तब हम एक ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या कंपनी कंसिस्टेंटली क्या 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 हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये जो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, ये ज़्यादातर बार है ना एक स्पेसिफिक इवेंट के केस में आता है। जैसे कि तुम्हारा आईपीओ हुआ, या फिर तुम्हारा बड़ा इवेंट और मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, डीमर्जर हुआ, ऐसे वाले इवेंट। मतलब इसमें क्या होता है पता है क्या? इसमें ऐसे होता है जैसे कि अभी तुम्हारा एक कंपनी है, और तुम्हारे कंपनी के पास में ना, तुम्हारे कंपनी के पास में अभी के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? अभी के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट है, मान लो तुम्हारे पास 1 CR है। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा आईपीओ आएगा ना, आईपीओ आते ही तुम्हारा 1 CR प्लस 1 CR आएगा, और तुम्हारा इक्वल टू 2 CR बनेगा। ठीक है, तो आईपीओ में तुम एक 1 CR का इन्वेस्टमेंट उठाओगे तो तुम्हारा 2 CR बनेगा। अभी 1 CR के इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना, तुम्हारा प्रोडक्शन था 10 लाख का, 10 लाख का प्रोडक्शन था। तो अब आगे जाके क्या होगा? अभी 2 CR के
इन्वेस्टमेंट पे तुम क्या करोगे, 10 लाख की जगह ना 20 लाख का प्रोडक्शन करोगे, तो अभी यहाँ पे ना सीधा डबल हो गया। तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना सीधा डबल हो गया। तो आईपीओ के केस में, मर्जर एक्विजिशन डीमर्जर के केस में क्या होता है, चीज़ें एकदम से बदल जाती है मोटा मोटी। तो यहाँ पे तुमको ना प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसकी वजह से ना हम क्या बनाते हैं, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम प्यार से बोलेंगे PRFI। इसको हम क्या, PRFI। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे FI, तो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे PRFI एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे PFI। ठीक है, अभी ये PFI किस बेसिस पे हमने बोला, ये PFI हमने बोला ट्रेंड के हिसाब से या फिर हिस्टोरिकल जो भी डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अभी ये सारी फ्यूचर की बातें होती है। कभी कभी है ना और एक चीज़ आती है, और एक जगह पे तुमको एश्योरेंस देना होता है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। इसको है ना, इसको समझने के लिए तुम इतना समझो कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करके कंसेप्ट है। ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको समझते हैं। देखो, अभी मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास एक कंपनी है, तो मुझे ना मेरे प्राइम बिजनेस पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना, एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ का जो भी टास्क है वो मैंने एक दूसरे कंपनीज को अलोकेट किया है कि देखो, मेरे लिए तुम एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे, उनको पेमेंट करोगे, उनका पीएफ, उनका ग्रेचुटी, जो भी सब कंप्लाइंस है वो देखोगे। तुम देखोगे कि कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, कौन सा absent है, किसको कितना लीव है, किसको कितना अप्रिसिएशन चाहिए। तो एम्प्लॉय के बारे में जो भी सब चीज़ें हैं ना, वो तुम देखोगे। उसके लिए मैं तुमको पे करूँगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस पे फोकस करना है। तो मैंने अपना एक यूनिट, अपना एक टास्क आउटसोर्स किया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे एक कंपनी को मैंने आउटसोर्स किया। तो जो कंपनी मुझे बना के देगी, जो कंपनी मेरा वो सब मैनेज करके देगी, जो मुझे कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करेगी ना, वो कंपनी मेरे लिए क्या होगी, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं जो उनकी सर्विसेज का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं होता हूँ यूज़र एंटिटी। तो मेरी कंपनी क्या होगी, यूज़र एंटिटी, और वो कंपनी क्या होगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक बात क्या होती है, अभी देखो, मेरी जो एंटिटी है ना, उसका जो ऑडिटर होगा, वो ऑडिटर को है ना, वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, बोलेगा दे दो वो जो भी सपोर्टिंग है, एविडेंस है, मुझे एविडेंस चाहिए, तुम बताओ। मैं क्या बोलूँगा, देखो भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके पास है। तो अभी जो ऑडिटर है ना, उसको क्या डाउट आया, उसको डाउट आया कि ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें तो गड़बड़ कुछ नहीं किया ना, उसके कंट्रोल ठीक है क्या, नहीं ठीक है। तो उसको ना, ऑडिटर को उसके जो कंट्रोल है ना वो भी चेक करने पड़ेंगे, किसके, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम एक दूसरे सीए को अपॉइंट करो। दूसरा सीए ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल चेक करेगा और तुमको तुम्हारे पास ला के देगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल का एक रिपोर्ट देगा। तो जो दूसरा सीए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को चेक करेगा, उसके ऊपर रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पे हम एक एश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं, और ये एश्योरेंस रिपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे बात आती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एश्योरेंस के रिपोर्ट की। तो ये भी तुम्हारा एक एंगेजमेंट होता है कि एक सीए क्या करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के ऊपर एक रिपोर्टिंग देता है। ठीक है, अभी ये सब बात आती है, और यहाँ पे तुम्हारा मोटा मोटी ये तुमको समझ में आती है कि एक सीए के ऑफिस में इतने काम होते हैं, एक सीए के ऑफिस में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम ऑडिट करेंगे, जैसे हम रिव्यू करेंगे, जैसे हम कॉम्पिलेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना हमारे माए बाप ICAI, हमारे माए बाप ICAI ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ना, देखो, जब तुमको समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को अब कैसे परसू करना है, जैसे कि अब इस चीज़ को कैसे चेक करना है, जैसे कि मैंने बोला कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आता है। जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो इस केस में अगर तुम नए से ये हो, तुमको पता नहीं है क्या करना है, तो है ना एक स्टैंडर्ड आता है, एक प्रोसीजर आता है कि जब एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे होता है चीज़, तो तुमने क्या करना है, तुमने कैसे ऑडिट करना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना के देते हैं
तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमने ऑडिट करना है। तो एक स्टैंडर्ड है ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो तुमको एक गाइड करेगा, तो तुमको दिशा देगा। जब तुमको पता नहीं ये चीज़ें कैसे करनी है तो स्टैंडर्ड बताएगा कि ये चीज़ें तुमको ऐसे करनी है। लेकिन ध्यान रहे ये स्टैंडर्ड से ना ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इसको कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसको तुमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ये जो ऐसे है ना, अगर ऐसे मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को तुमको फॉलो करना है। मतलब अगर स्टैंडर्ड ने बोला है कि ऐसे करो तो तुमको वैसा ही करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ना हम अभी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब क्या होता है तुम्हारा, यस ए, ठीक है। तो उसके ऊपर के स्टैंडर्ड है ना वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। यसेज हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जो हमने देखा रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। तो रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर भी आईसीआई ने स्टैंडर्ड दिए हैं। तो रिव्यू एंगेजमेंट, तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो है ना, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, यस आर ई। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को क्या था, यस ए। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को क्या है, यस आर ई, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और हमने कौन सा एंगेजमेंट देखा था, हमने देखा था कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। देखो चौथा, तीसरा और चौथा भाई, तो वो जो ना स्टैंडर्ड ऑन कंपाइलेशन एंगेजमेंट नहीं बोलेंगे, वो क्या है, वो तुम्हारे रिलेटेड सर्विसेज है। जैसे तुम्हारा इनकम टैक्स होता है, जैसे तुम्हारा जीएसटी रिटर्न होता है, जैसे तुम्हारा टीडीएस रिटर्न होता है, वैसे ही वो तुम्हारे रिलेटेड सर्विसेज है। कौन से रिलेटेड सर्विसेज है, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ये तुम्हारे क्या है, रिलेटेड सर्विसेज है। जबकि वो रिलेटेड सर्विसेज है तो हम उसको, उसके ऊपर के स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे, उसके ऊपर के स्टैंडर्ड को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, यस आर यस, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, यस आर यस। इसके बाद ये समझो जो हमने आगे जाके देखा था, वो अदर एश्योरेंस सर्विसेज होती है। जो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, देखो ऑडिट रिव्यू ये सब तो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ही है, लेकिन उसको छोड़ के हमने देखा था कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या है, वो तुम्हारे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है। वो क्या है, तुम्हारे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो जब एश्योरेंस एंगेजमेंट आता है ना, तो उसके ऊपर भी आईसीआई ने स्टैंडर्ड दिए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो उसको हम बोलेंगे यस ए ई, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, यस ए ई, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको है ना एक क्लियर हुआ रहेगा कि कौन से एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट मतलब क्या है, वो तुम्हारा रिंग वाला नहीं है। जैसे ही सीए एक काम करने के लिए, जैसे ही एक एंटिटी और सीए के बीच में एक काम करने के लिए कुछ एंगेज हो जाता है, वो जैसे ऑडिट करने के लिए एंगेज हो गया तो वो क्या होगा, ऑडिट एंगेजमेंट हो गया। रिव्यू करने के लिए एंगेज हो गया तो वो रिव्यू एंगेजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एंगेजमेंट आते हैं और इसके ऊपर स्टैंडर्ड आते हैं। वो स्टैंडर्ड हमको अब जाके पढ़ने हैं, ठीक है। अभी अभी है ना एक नंबर गेम को समझते हैं। नंबर गेम क्या है, नंबर गेम समझ लीजिए कि इनको है ना, ये सबको नंबर देने कैसे, जैसे कि अभी आपको एक ऐसे पढ़ना है तो आपको कैसे समझेगा कि कौन सा ऐसे पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नंबर असाइन किए कि ये ऐसे को ऐसा ऐसे पढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ऑडिट के लिए नंबर असाइन किए। तो नंबर कैसे असाइन किए, उन्होंने बोला 0 to 1000 के बीच में जो भी आएगा वो ऑडिट को दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 1000 कम होता है, एक काम करते हैं हम 1000 की जगह 2000 करते हैं। तो 0 से 2000 के बीच में जो भी आएगा ऑडिट को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि क्या, जैसे कि देखो तुम्हारा ऐसे 200 शुरू हो जाता है, तो 200, 210, 220, 230, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 का गैप क्यों रखा है, जैसे कि अगर अगर कुछ इसमें एडिशन आता है तो उनको पास कम से कम 10 नंबर होने चाहिए कि उस नंबर को असाइन करे। जैसे कि 500 आता है, 510 आता है, तो उसके बीच में उन्होंने क्या किया, 501, 500 के बाद 501 को ऐड किया। तो जैसे ऑडिट एविडेंस आता है तो ऑडिट एविडेंस के बाद में उसके रिलेटेड ही देखो इन्वेंट्री वगैरह का जो स्पेशल कंसिडरेशन आता है, जो भी स्पेशल ऑडिट एविडेंस तुमको देखने पड़ते हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने ऐड किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास 10 का मार्जिन रख दिया। तो वैसे उन्होंने क्या किया, ऑडिट के सेक्शन को डिवाइड किया। जैसे कि 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसी सीरीज उन्होंने बनाई और उसमें तो उन्होंने 100 ऐसे
रख दिए, उसके बीच में 10-10 एसेस का मार्जिन रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, नंबर असाइन किया। तो 0 से 2000 तक नंबर उन्होंने ऑडिट को दे दिए। ठीक है, अभी है ना, ऑडिट के बाद क्या होता है, 2000 से 3000 के बीच के नंबर उन्होंने क्या किए, रिव्यू को दे दिए। 0 से 2000 के नंबर उन्होंने दिए थे ऑडिट को, 2000 से 3000 के जो नंबर है उन्होंने दे दिए रिव्यू को। ठीक है, क्योंकि ऑडिट का भाई रिव्यू, जैसे ऑडिट खत्म होता है उसके बाद रिव्यू शुरू होता है, तो ऑडिट के बाद उन्होंने रिव्यू को दे दिया। अब जो 3000 से 4000 है ना, उन्होंने रिलेटेड सर्विसेज को नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एश्योरेंस एंगेजमेंट को दे दिया। जो बाद में वाला है ना एश्योरेंस एंगेजमेंट, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, तुम्हारा प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, तो तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए उन्होंने ये 3000 से 4000 का सीरीज दे दिया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो बच जाता है, वो क्या है, वो तुम्हारा रिलेटेड सर्विसेज है। तो रिलेटेड सर्विसेज तो चलती जाएंगी, तो उन्होंने बोला 4000 के बाद तुम सब इसको रख लो। तो उन्होंने क्या किया, रिलेटेड सर्विसेज के लिए वो 4000 के आगे का सीरीज दे दिया। अभी यहाँ पे बात आती है ऑडिट के लिए। तो ऑडिट के लिए तो उन्होंने क्या किया कि 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 कर दिया और 1000 के आगे का छोड़ दिया। लेकिन रिव्यू में ना पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने बोला कि वैसे काम तो बहुत है तुम्हारे पास, तो एक काम करो, इसको रिव्यू को जो नंबर देना है ना, यहाँ पे रिव्यू को नंबर दे दो 2400। कैसे आया पता नहीं, बे कबे बेदूने चार, चार तो चार, 2400 उन्होंने दे दिया रिव्यू को नंबर। अभी 2400 दे दिया, तो अगला वाला जो आएगा इसके बाद तो वो क्या आएगा, 10-10 का गैप रखा है, तो इसके अगला वाला आएगा 2410। सही बात है, हाँ भाई सही तो बात है। ठीक है, तो अभी रिव्यू का 2400 दिया, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है 400 कहाँ से आया, लेकिन 2400 दिया, तो अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या करना पड़ेगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट को भी तो 3400 देना पड़ेगा ना। अभी कंसिस्टेंसी तो रखना पड़ेगा, तो 3400 दिया, तो रिलेटेड सर्विसेज को क्या देना पड़ेगा, फिर उसको 4400 देना पड़ेगा। ये बात तो सही हो गई। लेकिन अभी देखो 3400 आता है ना, तो उसके बाद में 10 का गैप होना चाहिए, तो 3410 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 3410 नहीं है। क्यों नहीं है, समझो इस बात को। यहाँ पे 3402 है और फिर 3420 है। ऐसा कैसा, ये तो चीटिंग हो गया ना। फिर 3410 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ना ये 3402 बीच में से कहाँ से आया, ये देखो ये एकदम और कहाँ से आया। तो जब हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया था, उसके ऊपर है ना पहले ये से आया है, और ये जो ये से का नंबर है ना, वो ये से का नंबर था 402, ये से 402। तो उन्होंने क्या किया, अगर ये से 402 है ना, ये से 402 है, तो इसका जो एश्योरेंस रिपोर्ट है ना, वो बोले कि ये भी है ना 402 होना चाहिए, तो इन्होंने 3402 ऐसे ही कर दिया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। देखो बात तो अच्छी है, लेकिन इसके हिसाब से क्या हुआ पता है क्या, आगे जो आने वाला था 3410, इसको 20 क्यों किया पता नहीं। देखो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ऊपर जो ऐसे है ना, ऊपर जो SAE है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे 02 है, तो इनको क्या पता नहीं मजा आएगा, यहाँ पे इन्होंने 20 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 3410 को उड़ा दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3420 है। तो यहाँ पे जो रिलेटेड सर्विसेज है ना, यहाँ पे भी उन्होंने वैसा किया क्या, यहाँ पे भी उन्होंने 4400 के बाद 4410 किया क्या, या 20 किया। यहाँ पे तो 10 होगा ना, 10 का गैप है ना अपना। अपना मेन रूल, मेन गेम का रूल क्या है, 10 का है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ गड़बड़ किधर किया है, यहाँ पे गड़बड़ किया है एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एश्योरेंस एंगेजमेंट में उन्होंने क्या किया है, 3402 किया, फिर 402 के हिसाब से 420 किया। तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हम समझते ये जो अभी देखो यहाँ पे हम पहले समझते कि जो ऑडिट की बात आती है, यसे की बात आती है ना, अब यहाँ पे हम यहाँ से ध्यान दे दो, अब यहाँ से समझो। अब ये जो यसे की बात आती है ना, ये यसे की बात आती है तुम्हारा, यसे 200 से 700 जो है ना, इसका सीरीज तो तुमने बचपन में पढ़ा है, तुम्हारे बचपन का प्यार इंटरमीडिएट में तुमने पढ़ा है। जैसे 200 से 700, यहाँ पे तुमको एडिशनल पढ़ना है जैसे 800 का सीरीज।
ठीक है। ये 800 की सीरीज में क्या है पता है क्या तुमको? ये 800 की सीरीज में ना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 येसेज ऐड किए हैं उन्होंने। और 3 येसे क्या है तुम्हारे? देखो, एक तो है ना, एक एस से 800 है, 805 है एंड 810 है। ठीक है, इसमें से ऐसे 800 जो है ना, ऐसे 800 है तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? देखो, जो तुम्हारा एफ जाता है ना, वहाँ पे तुम्हारा हेडिंग क्या आता है? टू द मेंबर्स ऑफ, टू द शेयर होल्डर ऑफ। तुम क्या करते हो? तुम शेयर होल्डर के लिए एफ बनाते हो, ऑडिट रिपोर्ट देते हो। जब तुम शेयर होल्डर के लिए ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, वो जनरल पर्पस आता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर आते हैं, बैंक आएगा तुम्हारा, मेंबर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, मेंबर आएगा, जो भी आएगा। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ना, तुम एक किसी बोर्ड के लिए जब एफ बनाते हो ना, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से करोगे, या फिर लॉ रेगुलेशन के हिसाब से तुमको एफ बनाने का है, कोई एफ स्पेसिफिकली तुमको एक फ्रेमवर्क में बिठाना है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है। क्या है डिटेल में हम इसको ऐसे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऐसे 800 में बात करेंगे। वो जो यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये एफ के बाद एक एफ में क्या क्या आता है? P&L बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने बात की थी, ये जो एक हिस्सा होता है ना एफ का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल एफ। और जो एलिमेंट या आइटम ऑफ एफ होता है ना, उसके बारे में जो ऐसे है ना, ये ऐसे बात करता है, ऐसे 805। तो ऐसे 805 किसके बारे में बात करता है? तुम्हारा सिंगल एफ एलिमेंट और आइटम ऑफ एफ के आइटम के बारे में बात करता है। ऐसे क्या है? 805। तो 810 जो है ना, ये 810 समरी एफ के बारे में बात करता है। मतलब तुम्हारा एफ है, उसका समरी अगर तुमको बनाने का है, उसके बारे में ये ऐसे बात करता है। तो समरी एफ जो है ना, ये हम देखेंगे ऐसे 810 में। ये 3 ऐसे जो है ना, इसको मिलाकर उन्होंने एक चैप्टर बनाया है, जिसको नाम दिया है स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड एरियाज। स्पेशलाइज्ड एरिया करके उन्होंने नाम दिया है। ए ऐसे 800 की सीरीज को, जो तुम्हारा एडिशनल पोर्शन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अभी ये ऐसे का नंबरिंग तो हो गया, अभी हम बाद में आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट बात पे। ये जो तुम्हारा रिव्यू वाला जो एंगेजमेंट है ना, ये रिव्यू वाला एंगेजमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू वाले 2 एंगेजमेंट है तुम्हारे पास। एक आता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिव्यू, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू। एंड दूसरा आता है इंटेरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू। तो एक आता है तुम्हारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू, दूसरा आता है तुम्हारा इंटेरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू। अब जो नंबर इनको असाइन किया है ना, तो इनको नंबर जो असाइन किया है ना, तो इसको नंबर क्या असाइन किया था? SRE 2400 जो है ना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दे दिया। और SRE 2410 जो है ना, इंटेरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दे दिया। SRE 2410 जो है ना, वो इंटेरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दे दिया। तो ये उनको नंबर दे दिए उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये कौन सा एंगेजमेंट है? ये तुम्हारा एंगेजमेंट है कॉम्पिलेशन एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, AUP वाला जो एंगेजमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो दो एंगेजमेंट आते हैं तुम्हारे। कौन से 2 एंगेजमेंट? एक आता है तुम्हारा कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट, दूसरा कौन सा आता है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? AUP। ठीक है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट। अभी जो कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट है ना, ये कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट को इन्होंने नंबर क्या दिया था? 3 वाला सीरीज नहीं है, 3000 का सीरीज किधर है? एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ये क्या है? रिलेटेड सर्विसेज है, इसको एंड में डाल दिया है। तो ये जो एंड वाला पोर्शन है ना, एंड में डाल दिया है ना इसको, तो एंड में क्या आएगा इसका? यस 4 SRS कौन सा है इनका? 4400। एक SRS 4400, 4400 किसको दिया है?
कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट को दिया है 4400 और SRES कौन सा 4410 SRES 4410 एक इसको दिया है, ये दिया है तुम्हारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को 4410 ठीक है। अब बात होती है तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट में तुम्हारे पास कितने एंगेजमेंट है? एश्योरेंस एंगेजमेंट में तुम्हारे पास कुल 3 एंगेजमेंट है ठीक है। 3 एंगेजमेंट है। 3 एंगेजमेंट कौन से? एक तो है तुम्हारा PFI ठीक है, और दूसरा उसके जैसा कौन सा है PRFI, और बीच में क्या घुसा दिया उन्होंने? बीच में क्या 402 वाला येसो का घुसा दिया। तो जो PFI है ना उसको उन्होंने क्या नंबर दिया? SAE करके कौन सा नंबर है 3400, और SO को कितना है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कितना है? SAE 3400 PFI को दे दिया। SO को उन्होंने कितना नंबर दिया? SAE 3402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। एंड PRFI को उन्होंने फिर से SAE कितना 3420 किसको दे दिया? PRFI को दे दिया ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक PRFI को SAE का नंबर दे दिया 3420। तो दोस्तों यहाँ तक है ना, यहाँ तक आपका मैं बताऊंगा तो ठीक है, बता ही देता हूँ ठीक है। ये जो अभी तक हमने जितना भी देखा ना, ये तुम्हारे सिलेबस का है 50%। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये है तुम्हारा CA फाइनल ऑडिट की सिलेबस का 50%। वेलकम टू द CA फाइनल ठीक है। ये सारी चीज़ें कितना है तुम्हारे पूरे सिलेबस का 50% है, और इसको हम नाम देंगे पार्ट A, जो है तुम्हारा 50%। देखो दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, भाई आया सब समझा के जाएगा ठीक है। देखो बचपन में ना तुमको बताया रहेगा कि देखो 10वीं, एक बार 10वीं हो जाए तो मज़े मज़े ही मज़े, 12वीं हो जाए तो मज़े ही मज़े, ग्रेजुएशन हो जाए तो मज़े ही मज़े, CA बन जाओ बस भाई मज़े ही मज़े, शादी कर लो मज़े ही मज़े, बच्चे हो गए मज़े ही मज़े, बच्चों की शादी कर लो तब मज़े मज़े है, और बच्चों को बच्चे भी हो गए तब मज़े भी ही मज़े है। तो ऐसे मज़े ही मज़े तो चलते जाएंगे, पता नहीं कब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो 50% सिलेबस है, अगर ये आप ख़त्म करते हो तो आपके मज़े ही मज़े है, तो आपके मज़े ही मज़े है। क्यों? क्योंकि है ना ये मेजर पोर्शन है जो बहुत हेक्टिक ऐसा फील होता है बच्चों को कि ये बहुत टेंशन देता है। इसके बाद है ना सच में मज़े ही मज़े, इसके बाद में ना कुछ नहीं है, सब इजी इजी चीज़ें हैं और बहुत बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं एक बार है ना, हम क्या करते हैं, हम अपना इंडेक्स ओपन करते हैं, वहाँ से हम फट 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 गो थ्रू करेंगे ठीक है। तो ये चीज़ आती है, ये है तुम्हारा इंडेक्स ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट ए हमने देखा था। पार्ट ए कितना? पार्ट ए था जो 50% का वेटेज था, पार्ट ए का 50% का वेटेज था, जिसमें हम ठीक है। अभी ये चीज़ हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, SA 220 ऐसे के इस हिसाब से हमने चैप्टर में अलोकेट की है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन जो हमने चीज़ें देखी है ना वो अभी तुम्हारे यहाँ पे 50% ऑफ सिलेबस में तुम्हारे कवर हो जाती है ठीक है। तो ये 50% में तुम्हारा कवर हो जाएगा जो भी अभी तक हमने देखा। उसके बाद में बात आती है, उसके बाद में बात आती है ये जो पार्ट बी है ना, इसका 20% सिलेबस। इसके 20% सिलेबस में क्या है, इसमें तुम्हारा है एक तो ग्रुप ऑडिट। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट है। मतलब यहाँ पे ना तुमको कुछ अलग तरीके से बिहेव करना है, अलग तरीके से ध्यान देना है चीज़ों को। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, जैसे ग्रुप ऑडिट जब होता है ना, मतलब क्या, CFS जब बनता है तो CFS का ऑडिट के लिए तुमने किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है PSU ऑडिट। PSU ऑडिट क्या होता है? तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ऑडिट ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
अभी के लिए समझो कि एक गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट होता है ना, उसके लिए कुछ अलग तरीके से बिहेव करना है आपको, अलग तरीके से ऑडिट होता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। फिर उसके बाद में और क्या होता है, उसके बाद में तुम्हारा इंटरनल ऑडिट होता है। अब ये इंटरनल ऑडिट जो है वो उसके उसके लिए तुमने कैसे बिहेव करना है, उसके लिए क्या क्या इन्होंने बताया है कि इसके लिए क्या कंसिडरेशंस वगैरह रहेंगे, ये सब हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट में, ठीक है। और ये ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के साथ हम ये दो ऐसे 600 की सीरीज़ में से दो ऐसे इसके साथ निपटाएंगे। फिर आता है तुम्हारा बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट। तो बैंक एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन का ऑडिट में तुमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनका ऑडिट कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे। फिर आता है तुम्हारा ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक। एक ही चैप्टर है, देखो 6-6 पेज का है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बड़ा है 6 पेज का, 5 पेज का, और एक 14 पेज का, ठीक है। इसको अलग किया है, लेकिन ये बहुत छोटा सा, ड्यू डिलीजेंस बहुत छोटा है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी बहुत छोटा है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा बड़ा है, बट वो भी है ना तुमको क्लियर हो जाएगा, आगे जाके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही हल्का फुल्का एकदम है। इसमें से अगर तुम बैंक ऑडिट अगर छोड़ देते हो तो बाकी सब में तो दम ही नहीं है, ठीक है, बाकी सब में तो दम ही नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारे 20 मार्क्स, लगभग 20 मार्क यहाँ पे तुम्हारे फिक्स हो जाते हैं। देखो, फिर आता है तुम्हारा पार्ट सी आता है, जो तुम्हारा फिर से 20 मार्क्स के लिए आता है। और इसमें देखो एक ही चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स। सर बहुत बड़ा रहेगा ना भाई, बहुत बड़ा नहीं है, देख 47 पेज का है, उसमें भी 47 पेज में भी एक पेज है ना, एक पेज तुम्हारा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो 46 हो गए। उसमें से 5 पेज है ना, 5 पेज तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का समरी है, तो उसको उड़ा दो। एक पेज में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के गाइडलाइन है, मतलब लगभग 40 पेज है। 40 पेजेस है, 40 पेजेस, ठीक है, 40 पेजेस है। और आता है कितने मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए। देखो ये तो 20 तो लिखा है, लेकिन 20 से 24 मार्क्स के लिए आता है ये। तो देखो 40 पेजेस है, 20 मार्क्स है, तो देख लो, तुम हिसाब लगा लो कि पर पेज, एक पेज में कितने मार्क्स इसमें छुपे हुए हैं। तुम इसको अगर क्लियर कर देते हो ना, और ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत मस्त हम करेंगे इसको, प्रोफेशनल एथिक्स को, लेकिन इसको एंड में जाके करेंगे। क्यों? क्योंकि है ना, हम इसमें ही इसको इतना हमको पसंद आता है ना कि हम प्रोफेशनल एथिक्स ही करते बैठते हैं, और फिर हम बाकी का ऑडिट रहने देते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये 20 मार्क का हो जाता है। उसके बाद पार्ट डी आता है, जो तुम्हारा 10% है, जिसमें डिजिटल ऑडिटिंग पढ़ेंगे, एंड SDG एंड ESG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हम पढ़ेंगे। ये मिसलेनियस है ना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो हम ऐसे का 200, 210 एंड 230, ये तीन जो ऐसे ऐसे है ना, वो ऐसे पढ़ेंगे। देखो 2 पेज का है, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें से भी तुमको ये जो, अगर पार्ट B, C एंड D की बात करूँ मैं, ये जो पार्ट B, C एंड D की बात करूँ मैं, तो ये B, C, D में से तुमने अगर, तुमको ज़्यादातर तकलीफ होगी सिर्फ बैंक ऑडिट में एंड डिजिटल ऑडिट में, ठीक है। ये दो चैप्टर अगर छोड़ दिए ना, ये दो चैप्टर अगर तुम छोड़ जाते हो, तो 50% सिलेबस में से 40% सिलेबस है ना तुम्हारे हाथ में, पूरा तुम्हारे हाथ में। पूरा मतलब यहाँ पे ना तुम बहुत ज़्यादा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40 में से 30 तो तुम्हारे यहाँ पे श्योर होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में, इसमें से सिर्फ बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट वगैरह छोड़ सकते हैं, बाकी सब हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जब हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं ना, तो हम रिवीजन उठाएंगे, बी से शुरू करेंगे, पार्ट बी शुरू करेंगे, ग्रुप ऑडिट से शुरू करेंगे, बैंक ऑडिट छोड़ देंगे, ग्रुप ऑडिट करेंगे, स्पेशल ऑडिट सारा करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स पे आएंगे, उसके बाद SDG ESG करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे किधर, ये जो 700 सीरीज है ना, ये 700 सीरीज से नीचे आएंगे, मतलब जो नया वाला पोर्शन है ना, 700 सीरीज करेंगे, 800 सीरीज करेंगे, उसके बाद में रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू एंगेजमेंट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सारे एंगेजमेंट करेंगे। यहाँ तक है ना तुम्हारा एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है, मोर देन 75% या 80% तक मैं बताऊँ, आपका यहाँ पे पोर्शन खत्म हो जाता है। जो बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। ये चीज़ तुमने बाद में देखनी है रिवीजन के लिए, अभी तो हम जाएंगे फ्लो में, क्योंकि हमको समझना है पूरा ऑडिट डिटेल में। इसकी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे तो फ्लो में, लेकिन आपने बात ध्यान रखनी है, जब हम
करेंगे रिवीजन तो सीक्वेंस अलग होगा, क्योंकि तब हमको चीज़ें समझ गई होंगी। अभी हमको चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। अभी देखो, जैसे हमने बोला था कि ये 800 की सीरीज़ का एक चैप्टर रहेगा तुम्हारा, फिर SRS का रिलेटेड सर्विसेज का एक चैप्टर रहेगा तुम्हारा, रिव्यू एंगेजमेंट का एक चैप्टर रहेगा जिसमें तुम्हारे दो 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 स्टैंडर्ड्स कवर हो जाते हैं। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट के चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो तुम्हारा PFI एंड PRFI है ना, उसके 2 एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग से रखे हैं, एंड जो तुम्हारा SO जो है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका तुम्हारा SA एंड तुम्हारा SAE, ये दोनों को हमने अलग रखा है। ठीक है, तो तुम्हारा SA एंड SAE को हमने अलग रखा है, 10B में उसको डाल दिया है। ठीक है, इस तो यहाँ पे ये 700 सीरीज़, तो पूरा 700 सीरीज़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक है ना, तुमको पूरा सीक्वेंस में तुमको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर है ना, यहाँ पे तुमको दिखेगा कि कुछ कुछ जगह पे हमने ऐसे ऊपर नीचे किया है। तो सबसे पहले ना हमने बात करी थी कि हमने 2000 तक ऑडिट को दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड। लेकिन एक नंबर है ना, एक नंबर हमने दिया है क्वालिटी कंट्रोल को। एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड है ना, उसको बोलते हैं SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये ऑडिट के ऊपर भी अप्लाई होता है, रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है SQC 1। ठीक है, और जो ऐसे 220 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो हम ऐसे 200 से 700 की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ऑडिट तुम्हारा स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले तुमको प्लान करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। इसके साथ ही तुमको है ना रिस्क असेस करना पड़ता है, मटेरियलिटी देखनी पड़ती है, कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। ये क्या है, ये चीज़ें तुमको बाद में जाके समझेंगी। तो इसके लिए हमने ना ये रिस्क असेसमेंट, मटेरियलिटी, इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा और वास्ट चैप्टर है, तो इसको हमने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल हम अलग से देखेंगे। फिर हमारा सीरीज शुरू हो जाता है, हमारा 200 का सीरीज़ और 500 का सीरीज़। ठीक है सर, 300 का सीरीज़ किधर गया? 300 का सीरीज़ तुम्हारा ये रिस्क मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल में हो जाएगा ख़त्म। 300 प्लानिंग में ख़त्म हो जाएगा। 315 और 330 तुम्हारा रिस्क में ख़त्म होगा, एंड 320 एंड 450 तुम्हारा मटेरियलिटी में ख़त्म होगा। ठीक है, और 400 की सीरीज़ में से 402 जो है ना, देखो यहाँ पे हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 402 दे दिया है, और 450 जो है ना, वो 450 हमने मटेरियलिटी के लिए दे दिया है। तो 400 का सीरीज़ हो गया। 500 का सीरीज़ पूरा तुम्हारा इसके साथ ख़त्म होगा एक चैप्टर में। लेकिन इसमें से जो है ना चैप्टर ऐसे 520 एंड 540 जो है ना, ऐसे 520 एंड 540 है, हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन के साथ में हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो अलग चीज़ आती है, मॉड्यूल में भी ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, और जो 600 का सीरीज़ है ना, 600 की सीरीज़ में से हमने देखा जो ऊपर ग्रुप ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट है ना, उसमें तुम्हारा 600 610 कवर हो जाता है, बचता है 620। वो 620 हम कवर करते 500 के साथ। सर ये कहाँ से आ गया बीच में से? 620 500 के साथ कैसे आ गया? देखो, 620 बात करता है ऑडिटर के एक्सपर्ट की, और 500 में बात होती है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की। ऑडिट एविडेंस नाम तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी है ना। तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट और ऑडिटर का एक्सपर्ट दोनों साथ में पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब है, देखो ये हमारे नोट्स है, 333 पेजेस में बने हुए नोट्स है, बहुत कमाल के नोट्स है। आपको ऑर्डर करना है तो नीचे स्क्रीन पे यहाँ पे जो नंबर है उसके ऊपर DM कर दो, आपको बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर तुमको कन्फ्यूजन है, कि ये जो ऐसे ना इधर उधर बहुत गए हैं, उसको कैसे ढूंढना है, तो देखो ये सारे ऐसे उसके नाम, क्योंकि आपको पढ़ना है ना बाद में, जब पढ़ना है, याद करना है, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। उसके नाम क्या है, तो ऐसे उसके नाम और वो कौन से पेज पे है। अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से तुम सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। ये पूरे ऐसे दिए है, SRE एंड SAE सब का सबका यहाँ पे पेज नंबर दिया है, उनका फुल नेम दिया है, जो भी ऐसे के हिसाब से है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन है, इफ़ यू आरंट सक्सेसफुल इवन आफ्टर ट्राइंग देन यू आर नॉट ट्राइंग इनफ।
इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल इवन आफ्टर ट्राइंग, देन यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। देखो भाई, सीए तो क्लियर हो जाएगा सीए तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बस तुमको उतनी सफिशिएंट मेहनत करनी है। सक्सेस है ना डिसिप्लिन से आता है, तो डिसिप्लिन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।